चलिए, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और दो तरीके के टैक्सेस लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने कल बात कर ली थी, जहाँ पे इंसिडेंस एंड बर्डन सेम पर्सन पे होता है। सीबीडीटी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, प्रोग्रेसिव नेचर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने बात की थी कि इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ पे टैक्स का इंसिडेंस एक पर्सन पे लेकिन बर्डन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या एग्जाम्पल है इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये कैसा होता है? ये होता है रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब, हाँ, जिसकी इनकम बढ़ रही है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़े ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इनकम किसकी बढ़ेगी? रेस्टोरेंट की, लेकिन टैक्स का बर्डन किस पे बढ़ेगा? कस्टमर पे। तो जिसकी इनकम बढ़ती है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं बढ़ता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन है? सीबीआईसी। एंड सीबीआईसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये नोट कर लो, बाकी के पॉइंट्स, ये बाकी के पॉइंट्स नोट कर लेंगे सब। जब नोट कर लेंगे ना तो मुझे बता देंगे। नोटेड, ठीक है। पार्थ, जो लोग ऑनलाइन हैं उन्होंने भी नोट कर लिया? ओके ओके, चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्री जीएसटी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी इंडिया में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉन्च हुआ, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि ये जीएसटी आने से पहले क्या सिचुएशन होती थी, ठीक है, और क्यों इंडिया में जीएसटी को लॉन्च किया गया, क्या जरूरत होती थी। जीएसटी तो 1 जुलाई 2017 से आया, तो क्या उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होते थे? और अगर इनडायरेक्ट टैक्स होते थे तो फिर उनका क्या हुआ? अब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ गए, राइट? तो देखिए, मेरे साथ साथ नोट करेंगे, है ना। पहले साथ साथ नोट करते जाइए, फिर हम
4 कॉलम बनाना है, टैक्स, टैक्सेबल इवेंट, पावर टू लेवी और हु विल पे टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो जीएसटी आने से पहले मतलब प्री जीएसटी सिनेरियो मतलब व्हाट अबाउट द सिचुएशन बिफोर लॉन्चिंग जीएसटी इन इंडिया। तो जीएसटी आने से पहले क्या होता था, एक टैक्स लगा करता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर, है ना। जीएसटी आने से पहले एक टैक्स लगा करता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी, जब इंडिया में कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता था, मतलब रॉ मटेरियल से कोई गुड्स फिनिश गुड्स बनता था। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी करने की पावर किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब यूनियन लिस्ट का मुद्दा था, लिस्ट 1 का। और गवर्नमेंट को कौन पे करता था, मैन्युफैक्चरर। और बर्डन किस पे आता होगा, एंड कंज्यूमर पे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो एंड कंज्यूमर पे ही होता था। तो मैन्युफैक्चरर पे करता था और बर्डन कौन बियर करता था, एंड कंज्यूमर। ठीक है, इसी तरीके से लगता था सर्विस टैक्स। ठीक, और वो कब लगता था, जब प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब जब सर्विस प्रोवाइड होती थी। ठीक है, जब सर्विस प्रोवाइड होती थी तो क्या लगता था, सर्विस टैक्स। लेवी करने की पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और कौन पे करता था गवर्नमेंट को, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर पे करता था और बर्डन किस पे, एंड कंज्यूमर पे। ठीक, जो लोग ऑनलाइन है वो भी साथ साथ नोट करेंगे। ठीक है, तीसरा टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये कब लगता था, जब इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स, जब क्या होता था, इंटरस्टेट सेल होती थी गुड्स की। ठीक है, और लेवी करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सरकार को कौन पे करता था, डीलर, माल बेचने वाला, डीलर ऑफ गुड्स। ठीक है, लिखिए। ठीक, और एक लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। क्या लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ये कब लगता था, जब इंट्रा स्टेट सेल होती थी गुड्स की। इंट्रा मतलब राज्य के भीतर, इंटर मतलब एक से, इंटर मतलब जब एक राज्य से दूसरे राज्य माल बिकता है। इंट्रा स्टेट सेल मतलब एक ही स्टेट में। ठीक है, विद इन।
इंट्रा मतलब विद इन। ठीक है, लेवी करने की पावर किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कौन पे करता था गवर्नमेंट को? डीलर। डीलर का मतलब क्या होता है? माल बेचने वाला। ठीक है, इतना नोटेड? ओके। और लगता था ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय मतलब चुंगी। ठीक है, ये कब लगता था? जब इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट मूवमेंट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जब गुड्स का मूवमेंट होता था, बॉर्डर क्रॉस होता था, तब ऑक्ट्रॉय लगती थी। किसके पास पावर थी लगाने की? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कौन पे करता था? डीलर। ठीक है, कौन पे करता था? डीलर। ठीक। और लगती थी कस्टम ड्यूटी। और ये कब लगेगी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब भारत के बाहर से भारत में सामान लाया जाए या इंडिया से इंडिया के बाहर सामान लेकर जाया जाए। ठीक है, इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब ले जाना। ठीक है, ये कौन लगाता है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। और सरकार को कौन पे करेगा? इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। ठीक है, अब ये तो कुछ नाम है और इनके अलावा भी कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे। पर आप देखिए, अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग सिचुएशन में, कोई मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा है, कोई सर्विस देने पे लग रहा है, कोई इंटरस्टेट सेल पे लग रहा है। इन टैक्सेस को लगा भी कौन रहा है? कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, कोई स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। सरकार को पे कौन कर रहा है? कभी मैन्युफैक्चरर, कभी सर्विस प्रोवाइडर, कभी डीलर। बट व्हाट इज द कॉमन थिंग? बर्डन किसके ऊपर है सबका? एंड कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, यानी सुबह से इसके शाम तक आप इतने सारे गुड्स और सर्विसेज यूज करते हो, सबके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और सबका बर्डन किस पे? एंड कंज्यूमर पे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा मान ले जैसे एक बबलू है। ठीक है, बबलू की स्कूटी जाके भिड़ गई बबली से मतलब बबलू की बाइक और बबली की स्कूटी की टक्कर हो गई रोड पे। अब पब्लिक किसको पिटाई लगाएगी? बबलू को लगाएगी। ठीक है, और इधर से चाटा उधर से चाटा और बबलू कैसे हो गए? लाल टमाटर के जैसे हो गए, है ना? पता लगता है कि किसने कितने थप्पड़ मारे? नहीं पता लगता ना पब्लिक प्लेस पे, पर चाटा तो पड़ा। कस्टमर की हालत भी ऐसी होती थी। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, सबका बर्डन होता था, पर पता ही नहीं लगता था कि एक्साइज ड्यूटी का बर्डन ज्यादा हो रहा है या सर्विस टैक्स का ज्यादा हो रहा है या सीएसटी का हो रहा है या वेट का हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इन सब से परेशान होके बबलू किसके पास चले गए? मोदी जी के पास चले गए। मोदी जी को बोला, देखो आपने कहा था कि आप आओगे तो अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन तो आ ही नहीं रहे। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, महंगाई बढ़ी जा रही है, हम तो कस्टमर इनडायरेक्ट टैक्स के बोझ के नीचे ही दबे जा रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा ठीक है, महंगाई कम हो जाएगी, इसके लिए तुमको एक दवाई खानी पड़ेगी। थोड़ी सी कड़वी होगी, थोड़ी सी महंगी होगी, बस हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, क्या दवाई खाओगे? बबलू क्या बोलेगा? बताओ, महंगाई कम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? क्या बोलेगा बबलू? हाँ।
करना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या बोला था, अब बस आप ये बताओ भ्रष्टाचार कम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बोले हाँ चाहते हैं, तो ठीक है डिमोनेटाइजेशन हो गया। तो इसी तरीके से क्या किया कि क्योंकि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन से कस्टमर को बचाना चाहते हैं, तो मोदी जी ने कहा इसके लिए क्या, कौन आएगा, जीएसटी। ये महंगी कड़वी दवाई का नाम क्या था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोले इससे क्या होगा, बोले अब क्या होगा ना बबलू, देखो हम क्या करेंगे, इंडिया में ये जितने भी मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इसको हम क्या कर देंगे, खत्म, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर देंगे। देखो मैंने कस्टम ड्यूटी को स्ट्राइक आउट नहीं किया है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। कस्टम ड्यूटी के अलावा लगभग कितने 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हुए और उनकी जगह वन नेशन वन टैक्स आया, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मोदी जी ने क्या बोला कि बबलू महंगाई खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दूंगा और इसकी जगह क्या ले आएंगे, वन नेशन वन टैक्स, यानी किधर से चाटा पड़ा ये पता लगे, है ना, जीएसटी का बर्डन किस प्रोडक्ट पे कितना है। अगर एक ही टैक्स होगा तो कस्टमर को पता होगा कि मेरे पे इस इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है। ओके, अब पहले तो क्या होता था, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे और उनके टैक्सेबल इवेंट भी अलग अलग होते थे, पर अब बोला कि ये सब झंझट खत्म, इन मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स को, कभी टैक्स किस घटना पे लगता था, कभी टैक्स किस घटना पे लगता था, इन सबको खत्म करके एक टैक्सेबल इवेंट, एंड दैट इज व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके क्या लेके आ गए इंडिया में, वन नेशन वन टैक्स, एंड दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लगेगा, जब या तो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो या दोनों की सप्लाई हो। अब अगली बात, इनको लगाने की पावर किसके पास, पहले कोई टैक्स या तो सेंट्रल लगाता था या फिर कोई टैक्स स्टेट लगाता था, अभी बोला कि नाउ जीएसटी लगाने की पावर किसके पास, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ, यानी जीएसटी कौन लगाएगा, सेंट्रल एंड स्टेट मिलके लगाएंगे, एंड गवर्नमेंट को पे कौन करेगा, सप्लायर। बर्डन किस पे, एंड कंज्यूमर पे ही होगा। बस अब हुआ क्या, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट लेके आए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई पे लगेगा। जीएसटी लेवी करने की पावर अब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास होगी, और सरकार को पे कौन करेगा, सप्लायर, बट बर्डन किसके ऊपर, एंड कंज्यूमर के ऊपर। तो क्या हुआ, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया। आप भी इसी तरीके से स्ट्राइक आउट करके और ये वर्ड लिख लो, लिख लिया, चारों कॉलम लिख लिए इसी तरीके से।
जो लोग ऑनलाइन हैं उन्होंने नोट कर लिया? कुणाल, पार्थ, साक्षी, नोटेड? ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, नाउ सबसे पहले सन 2000 में, ईयर 2000 में जब बजट स्पीच आई थी, तो सबसे पहले जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बजट स्पीच में कहा था कि भाई हम ना बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके इंडिया में वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट लाना चाहते हैं। और इंडिया में जीएसटी आया कब? 2017। मतलब 17 साल लग गए इंडिया में वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट लेके आने में। और इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इंडिया में हम जीएसटी लेके आना चाहते थे ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल जीएसटी सिस्टम? कि जीएसटी लगाने की पावर हम किसको देना चाहते थे? सेंट्रल एंड स्टेट बोथ को। कारण भारत एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे जब तक स्टेट अपनी कंसेसेस नहीं देते तब तक कोई कानून नहीं बन सकता। और स्टेट अपनी कंसेसेस, अपनी स्वीकृति इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर जीएसटी से रिलेटेड सारी पावर सेंट्रल को दे दी तो फिर तो हमको हमेशा पैसा सेंट्रल से मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में जो डायरेक्ट टैक्स, मतलब डायरेक्टली हमारे हाथ में जो टैक्सेस की कमाई आती है वो तो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए बोला कि नहीं, अगर इंडिया में जीएसटी लेके आना है तो हमें भी बराबर की पावर चाहिए। बराबर की पावर चाहिए मतलब जीएसटी को लेवी और कलेक्ट करने की पावर किसके पास हो? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास हो। अब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को अगर पावर दे तो जीएसटी को किसके घर में बिठाएं? कल हमने पढ़ा था, यूनियन लिस्ट के घर में बिठाएं, स्टेट लिस्ट के घर में बिठाएं, या कॉन्करेंट लिस्ट के घर में बिठाएं? जीएसटी को हम किसके घर में बिठाएं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट? बताओ। कॉन्करेंट लिस्ट, वंदना, कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, और बाकी कुणाल, पार्थ, कॉन्करेंट लिस्ट में कहां जगह मिले जीएसटी को? नहीं। आपको याद है उस दिन मैंने बोला था कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जीएसटी के लिए पावर दोनों को देनी थी, बट अगर दोनों को पावर दे दी जाए तो जीएसटी यूनियन लिस्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि यूनियन लिस्ट में तो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। जीएसटी स्टेट लिस्ट में भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। कॉन्करेंट लिस्ट में भी जीएसटी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। अब किसी भी सरकार को कानून, किसी टैक्सेशन से रिलेटेड कानून बनाने और टैक्स लगाने की पावर मिलती कहां से थी? स्केड्यूल 7 से। और स्केड्यूल 7 के एग्जिस्टिंग सिस्टम में जीएसटी कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। और यही सबसे बड़ी समस्या थी कि जीएसटी को आने में 17 साल लग गए। क्यों? क्योंकि इंडिया में जीएसटी को लेकर आने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी था? हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चेंज करना। और एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चेंज करने के लिए क्या लाया गया? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017। यानी भारत में जीएसटी को लॉन्च करने के लिए स्केड्यूल 7 वाला सिस्टम फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कुछ बदलाव लेके आना पड़ा। और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में बदलाव लाने के लिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 इंडिया में आया। और इसके थ्रू क्या किया गया? इंसर्टेड आर्टिकल 246A। क्या किया गया? आर्टिकल 246A को जोड़ा गया। यानी सेंट्रल और स्टेट को जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने और टैक्स लगाने की पावर न तो यूनियन लिस्ट से मिलती है
न स्टेट लिस्ट से मिलती है, न कॉन्करेंट लिस्ट से मिलती है। फिर पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 246A। और इंडिया में पहली बार किसी टैक्सेशन लॉ को लाने के लिए भारत के संविधान में चेंज किया गया। इसी कारण जीएसटी को क्या कहते हैं? इट इज अ बिगेस्ट, इसे कहा जाता है इट इज अ बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चेंज किया गया जीएसटी को लॉन्च करने के लिए, और आर्टिकल 246A को भारत के संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, और ये आर्टिकल 246A के थ्रू क्या किया गया? संविधान में 3 बड़े बदलाव किए गए। ठीक है, कौन से 3 बड़े बदलाव किए गए? लिखिए मेरे साथ साथ। 46A के थ्रू संविधान में 3 बड़े बदलाव किए गए: एडिशन ऑफ पावर्स, डिलीशन ऑफ पावर्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स। व्हाट इट इज द एडिशन ऑफ पावर्स? concurrent powers to central and state government both to enact GST law and levy of taxes. Concurrent power to central and state government both to enact GST law and levy of taxes. जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाना और टैक्स को लगाना, ये पावर जोड़ी गई। यानी आर्टिकल 246A के थ्रू सेंट्रल और स्टेट को साथ साथ पावर दिया गया कि भाई अब तुम दोनों मिलके जीएसटी से रिलेटेड कानून बना सकोगे और टैक्स लगा सकोगे, भले ही स्केड्यूल 7 में ये सिस्टम पॉसिबल नहीं था। यानी जीएसटी से रिलेटेड या जीएसटी कानून से रिलेटेड एम्पावरमेंट कौन देता है? आर्टिकल 246A। जीएसटी के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप क्या है? आर्टिकल 246A, राइट। डिलीशन ऑफ पावर्स, क्या पावर डिलीट की गई? एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स लॉज मतलब जो प्रेजेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, या सर्विस टैक्स था, या वेट था, या सीएसटी था, उसको क्या कर दिया गया? डिलीट। अगर उसको डिलीट नहीं किया जाता तो फिर तो क्या माना जाता कि वो आज भी एप्लीकेबल है, तो उनको क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए।
ठीक है। और तीसरा बड़ा बदलाव क्या था? क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स। कुछ चीजों को क्लैरिफाई किया गया। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या था? देखिए, हमने बोला कि भाई अब 1 जुलाई 2017 से पुराने इनडायरेक्ट टैक्स लॉज खत्म, अब क्या लगेगा? जीएसटी। गुड्स की सप्लाई पे भी लगेगा और सर्विसेज की सप्लाई पे भी लगेगा। यानी अगर गुड्स बेचे जाएं या सर्विसेज बेची जाएं तो अब कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी। अगर हमें क्लैरिफाई, अगर हमें कोई अलग बात ना बताई जाए तो हम तो क्या मानेंगे? हमारे आसपास जितनी भी गुड्स या सर्विसेज है अब सब वो किसके दायरे में आएंगी? जीएसटी के दायरे में आएंगी। तो इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि कुछ प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में नहीं होंगे। और वो क्या क्लैरिफिकेशन था? जीएसटी अभी नहीं और कभी नहीं। व्हाट इज द जीएसटी अभी नहीं? क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है। क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इनके लिए मैंने लिखा जीएसटी शैल बी लेवीड फ्रॉम सच डेट व्हेन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड एंड गवर्नमेंट नोटिफाइज। उस डेट से जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। क्या मतलब है इस बात का? कि ये नोट कर लिया सबने? ये 5 प्रोडक्ट जो हैं नोटेड? हाँ लिखिए लिखिए, ये जो मैंने कंटेंट लिखा है पूरा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी लिख लें। ठीक है। मतलब ये प्रोविजन ये कहता है जीएसटी अभी नहीं, मतलब ये जो 5 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल। क्रूड मतलब कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, ठीक है, हाई मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल, नॉर्मल डीजल, नेचुरल गैस जो समुद्र के नीचे से गैसेस निकलती हैं वो, एविएशन टरबाइन फ्यूल मतलब एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल काम आता है वो। ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो, इनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता। हाल फिलहाल ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते। इनके ऊपर जीएसटी कब लगेगा? जब काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। यानी जिस दिन से जीएसटी काउंसिल बोलेगा
और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब ये प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आएंगे। अब सवाल, पहला सवाल, तो फिर इन प्रोडक्ट पे अभी लगता क्या है, पेट्रोल पे क्या होता है, डीजल पे क्या होता है, अभी ये जो जब बिकते हैं, अभी इनके ऊपर जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यानी स्टेट एक्साइज, स्टेट वेट, यही लगता है। सरकार इन चीजों को अभी जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती। सवाल नंबर 2, फिर कब लाएगी? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। सवाल नंबर 3, ये जीएसटी काउंसिल है क्या? ये जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी लॉ की एडवाइजरी बॉडी है, रिकमेंडरी बॉडी है, केवल सलाह देने का काम करती है। जब काउंसिल को लगेगा कि इन प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, तब काउंसिल गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा और तब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। काउंसिल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कुछ कंटेंट है यहाँ पे, वो हम आराम से पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई कि ये प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में अभी नहीं आते, इसीलिए जब आप पेट्रोल भरवाने जाएंगे या गाड़ी में डीजल भरवाने जाएंगे तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, अभी भी स्टेट एक्साइज और स्टेट वेट ही लगते हैं। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दिस इज अ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि अगर क्लैरिफिकेशन ना दिया होता तो हम तो क्या मानते, इन पर भी जीएसटी लगता है। और एक और क्या है, जीएसटी कभी नहीं। व्हाट इज द जीएसटी कभी नहीं? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो लिकर होती है, जो शराब होती है, ह्यूमन कंजप्शन, दो तरीके की लिकर होती है, एक इंडस्ट्रियल यूज वाली, एक ह्यूमन कंजप्शन वाली। इंडस्ट्रियल यूज मतलब टॉयलेट प्रिपरेशंस में, परफ्यूम्स में, दवाइयों में जो काम आती है, वो जीएसटी के दायरे में आएगी, उन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन वो लिकर जो ह्यूमन कंजप्शन के काम में आती है, उसके ऊपर जीएसटी कभी नहीं लगेगा। और ये कभी नहीं लगेगा ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आर्टिकल 366(12)A, आर्टिकल 366(12)A जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो जीएसटी को कैसे डिफाइन करता है? जीएसटी मीन्स अ टैक्स विच इज levied on supply of goods or service or both, excluding alcoholic for ह्यूमन कंजप्शन। मतलब जीएसटी का मतलब लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। इसका मतलब क्या? भारत का संविधान आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, जीएसटी का मतलब एक ऐसा टैक्स जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर लगेगा, लेकिन किसको छोड़ दीजिए? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को छोड़ दीजिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ही जीएसटी की किसको बाहर कर देती है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगेगा। और अगर कभी लगना हुआ तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना पड़ेगा, राइट? और कुछ इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए। वहां पे पावर नहीं थी। सरकार लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती। स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू के का हाई रेवेन्यू सोर्स है। तो और आपने देखा जैसे गुजरात में लिकर बैन है, ठीक है, तो एंड समहाउ अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो वी आर वेस्टर्न कल्चर की तरह
लिकर इज नॉट वेरी मच ओपन इन आवर सोसाइटी। तो समहाउ हमारे सोसाइटी के एथिक्स से इसको जोड़ दिया जाता है, कहीं पे इट इज ओपन, कहीं पे इट इज नॉट ओपन। गुजरात गवर्नमेंट लिकर को बैन करती है, राजस्थान गवर्नमेंट में बैन नहीं है। तो सरकार के हाई रेवेन्यू का सोर्स है, इसीलिए इसके लिए पावर किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि तुम देखो, अगर तुमको लिकर का यूज कम करना है तो स्टेट टैक्सेस को इसके ऊपर बढ़ा दो, अगर ज्यादा करना है तो कम कर दो। तो लिकर के ऊपर भी आज भी क्या लगता है? स्टेट एक्साइज और स्टेट वेट। ठीक है, कुछ और कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? पक्का? ऐसा शक्ल से तो नहीं लगा। हम्म